हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 33 है। इससे पहले 32 टेस्ट आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाता है और इसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज सेंड करना है। और केवल ये नया साल का ऑफ़र है। 1 जनवरी तक आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपये इसका चार्ज हो जाएगा। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। अशोक के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, वो थर्ड बौद्ध सभा थी प्राचीन भारत में। और ये मूल रूप से पाटलिपुत्र में इनका ये बौद्ध सभा हुआ था, तो इसलिए इसमें कोई आंसर नहीं है पाटलिपुत्र, तो ये आंसर हो जाएगा। ये जो है ये सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, प्रथम राजगिरी में, और चौथा ये कुंडलबन, कश्मीर के कुंडलबन में। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे ये बौद्ध संगति से लेकर के संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे बौद्ध संगति थे जो इसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो वो चौथा फोर्थ बौद्ध संगति था जो कश्मीर में किया गया था, बिहार में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ये शुंग वंश जो है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश एस्टेब्लिश होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है शुंग वंश के बाद कौन से वंश का राज स्थापित हुआ। तो ये कर्ण वंश था। शुंग वंश के बाद जो है भारत पे कर्ण वंश का शासन स्थापित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। अब जानते हैं कि कालिदास जो है कई सारे 7 ग्रंथ का, लगभग उनका 7 ग्रंथ का रचयिता है। और ये 7 ग्रंथ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में मालविकाग्निमित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके रचयिता कौन है, कुमार संभव। तो इस तरह से इनका 7 ग्रंथ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रख सकते हैं। रघुवंश है, इस तरह से मेघदूतम है, आप उसको सर्च करके याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ स्टूडेंट जो है अर्थशास्त्र को लेकर के अचंभित हो जाते हैं और वे इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, लेकिन कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र केवल नाम के लिए है। ये मूल रूप से राजनीतिक नीतियाँ पे फोकस किया हुआ है। इसमें आदर्श राजा की कल्पना की गई है, राज के अंग के बारे में कल्पना की गई है और उस पर सप्तांग थ्योरी दिया गया है कि राज के 7 मूल अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताया गया है। वर्तमान समय में जो है आधुनिक राज्य के कितने अंग होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर बताया जाएगा। बाय द वे इसका आंसर आपको नहीं मिला, आधुनिक जो है राज्य उनके कौन से कितने अंग है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म में इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिसमें महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुआ था। वहीं बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुआ था। तो इसी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य में के युग में प्राप्त हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जो है उसको राजा का स्थान किस समय में प्रारंभ हुआ। तो ये कनिष्क के समय में प्रारंभ हुआ। राजा का स्थान का अर्थ यहाँ जो है गौतम बुद्ध के राजा का स्थान का अर्थ, इसमें महायान का महायान जैसे जो महायान संप्रदाय जो है गौतम, ये बौद्ध संप्रदाय में महायान संप्रदाय के उद्भव से जोड़ के देखा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि जब महायान संप्रदाय का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म से एक अलग संप्रदाय निकल के बाहर आया, तो वे महायान संप्रदाय जो है उन्होंने गौतम बुद्ध को देवता के समान मानने लगे और देवता के समान पूजा करने लगे। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ। और ये महायान संप्रदाय कब उद्भव हो रहा है,
तो ये कनिष्क के समय में हो रहा है, जब फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा है कश्मीर में। तो ये कुल मिला करके ये बी आंसर हो जाएगा, कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था भारत पे। तो 1398 को AD को ये ईस्वी को तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट आक्रमण माना जाता है। और इस आक्रमण के बारे में वर्णन आपको ये तुजू के बाबरी, जो बाद में बाबर का आत्मकथा है, बाबर खुद लिखते हैं, उसमें भी वर्णन मिलता है। तो ये 1398 में जब ये AD में जब भारत पे आक्रमण किए थे, तो उस समय तुगलक वंश का राज था भारत पे। लेकिन ये तुगलक वंश को काफ़ी क्षति हुई है, और इसके बाद सैयद वंश का जो है स्थापना किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो बी हो जाएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश के। यदि पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पे किस वंश का शासन था, तो इसमें हो जाएगा ये तुगलक वंश का शासन था। लेकिन तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हो गई। तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और ये इनका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। ये क्वेश्चन में जो है वो गलती से बी आंसर टिक हो गया था, ये गलत है। यहाँ डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। और 8 का डी जो होगा, तो ये फिरोज शाह तुगलक, आप NCERT में इसके डाटा दिया हुआ है कि 1,80,000 के करीब 1,80,000 के करीब जो है ये फिरोज शाह तुगलक के यहाँ दास थे। और उस दासों को रखने के लिए जो है दीवाने बंदगाह की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो कई बार पूछा जाता है दीवाने बंदगाह जो है किस शासक से संबंधित है? तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और ये दीवाने बंदगाह किस से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, तो ये गुलाम से संबंधित होगा। यदि किस से संबंधित है पूछा जाए तो गुलाम से। और किस शासक से संबंधित है, किस शासक ने इसकी स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिछले टेस्ट में भी हम इसके बारे में बात किए थे कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना, उसी तरह कई सारे जो है डिपार्टमेंट की स्थापना उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहाँ स्टेट दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि किस स्टेट से थे? वो बिहार से थे, और इनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी प्रतिभावान जो है स्टूडेंट रहे थे, अपने छात्र जीवन में भी इनके बारे में बताया जा रहा है, और अपने क्लास का टॉपर्स थे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ये कौन से जो है? तो ये फ़ारूक सियर जो है अंग्रेज़ों को, और ये 1717 ईस्वी का डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी समय जो है इनके द्वारा अंग्रेज़ों को फरमान दिया जाता है। इसके पीछे घटना बताया जाता है कि फ़ारूक सियर बीमार पड़ गए थे, और बीमार पड़ जाने के कारण इनका जो है इलाज अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। और जब अंग्रेज़ों द्वारा इलाज किया गया तो ये काफ़ी खुश हुए, और खुश होने के बाद जो है ये इस तरह से कुछ जो है महत्वपूर्ण फरमान जारी कर देते हैं, अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए दीवाने का अधिकार दे देता है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मिर्ज़ा गालिब जो है यहाँ आधा को नाम लिखा गया है। मिर्ज़ा गालिब जो है उन्होंने उर्दू कवि हैं, और ये 1857 के विद्रोह को देखे थे। इनके बारे में कई सारे जो है इशूज़ को लिखे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है
अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन बताए जाते हैं 1857 के विद्रोह में। वो काफ़ी जो है इनका विरोध का सामना करना पड़ा था अंग्रेज़ को इनका। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ये पुर्तगाल जो है भारत में इंटर करने वाले प्रथम यूरोपियन थे और इनका प्रथम वायसराय जो था अल्मोड़ा था। इसका फुल नेम फ्रांसिस डी अल्मोड़ा है। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, तो कहीं कहीं आपको फुल नेम भी मिलेगा फ्रांसिस डी अल्मोड़ा और कहीं कहीं अल्मोड़ा भी मिलेगा, तो ये सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क हुआ था सेकेंड पुर्तगाली वायसराय भारत का। लेकिन अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में याद रखिएगा कि इसे वास्तविक जो है ये पुर्तगाल का वास्तविक नींव को स्थापित करने में अल्फांसो द अल्बुकर्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदिमान किसे बनाया था। तो ये इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 15 का ये हो जाएगा, ये मोहम्मद रजा खान को जो है मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया गया और बिहार का दीवान जो है सिताब राय को बनाया गया था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। कहीं कहीं बिहार का दीवान भी पूछा जाता है, कहीं कहीं मुर्शिदाबाद का दीवान, तो मुर्शिदाबाद का हो जाएगा ये मोहम्मद रजा खां। वहीं बिहार का सिताब राय का हो जाएगा। इस 15 का ये आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पील आयोग थे, बी आंसर हो जाएगा। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद और उनका मूल उद्देश्य यही था कि सैन्य जो है उसमें किस तरह से सुधार किया जाए। और इसके बाद पील आयोग के जो रिपोर्ट आया तो कई सारे सुधार किए गए थे और उसमें सैन्य को कई कैटेगरी में बांटा गया था। जैसे जिस क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह बंगाल और बिहार में जो मध्य प्रांत में हुए थे तो उन क्षेत्रों से कम सैनिकों की भर्ती की जाने लगी और वही जो इनका साथ दिए थे 1857 के विद्रोह में उन क्षेत्रों से अधिक सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा, उसको वीर सैनिक करके संबोधित किया जाने लगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। कांग्रेस में जो है कई सारे गुट मिले, बाद में जाके शुरू में नरम गरम में अलग अलग रहा, फिर समाजवादी ये विचार को लेकर के कुछ अलग दिखाई देता है। लेकिन इसमें गरम दल पूछा जा रहा है तो गरम दल से जो थे वो अरविंद घोष जो थे वैसे गरम दल से थे। आपको राष्ट्रीय आंदोलन की थोड़ी भी समझ होगी तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और बाकी दादा भाई नौरोजी, गोखले और बनर्जी जो है ये मूल रूप से नरम दल से थे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ये गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन को संगठित किए थे। इस तरह से जनजातीय आंदोलन जो है कई सारे जनजातीय आंदोलन है जिसमें कूका, संथाल, बिरसा ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसको कहीं कहीं इंडियन एसोसिएशन करके भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन से कई सारे जो है आपको ये मिलेगा संघ, इसमें एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का नाम आपको मिलेगा। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं करना है। ईस्ट का मतलब आप सीधा इस तरह से याद रखिए, अगर ये दो भाग में बांट दीजिए, ये इंडियन हो गया और ये यूरोप हो गया, तो ईस्ट जब ये दे देगा तो आप इस तरह से मानिएगा कि ये ईस्ट दे दिया है तो इसका मतलब ये इंग्लैंड की बात किया जा रहा है और इंग्लैंड में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं है होना है। और सीधे अगर इंडियन एसोसिएशन दे दे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ना देकर के इंडियन एसोसिएशन दे दे तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एसोसिएशन की बात किया जा रहा है। आपको ये दो चीज़ याद रखना है। तो इसमें भारत संघ है, इंडियन एसोसिएशन का हिंदी ही होता है, इंडियन का भारत और एसोसिएशन का संघ। तो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पूछा जा रहा है, कभी कभी पूछ दिया जाता है ये कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में बंगाल में स्थापना हुई थी। इससे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है
और उस क्वेश्चन क्या है, तो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के पूर्वगामी संस्था का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तो उसमें भी आपको भारत संघ इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, सेकेंड अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। प्रथम अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ। ये बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1505 ईस्वी में लागू हो गया। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? ये राष्ट्रीय नरम दल कौन नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी नरम थे, राणा भी और गोखले भी नरम दल ये थे। लेकिन आप जानते हैं कि बीजे तिलक, इनको बाल गंगाधर तिलक फुल नेम, ये नरम दलीय नहीं था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायल को किसने गोली मारकर हत्या की? तो जनरल डायर जो है वो उधम सिंह द्वारा जो है इसको 30 मार्च के करीब 30 मार्च 1940 को गोली मार करके कहाँ, ब्रिटेन में गोली मार करके इनके हत्या कर दी गई है। और इनके पीछे क्या आइडियोलॉजी था, जो 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला कांड हुआ था, इसी का बदला लेने का इनके पीछे मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया किनके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो डी आंसर हो जाएगा, किन्हीं के द्वारा नहीं, क्योंकि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गए थे। जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन को घोषणा की गई, तो उसके बाद 9 अगस्त को सुबह जितने भी प्रमुख लीडर थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया जीरो सेशन के तहत, जिसके चलते ये नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया और इस तरह से डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? डू और डाई इसी को कहा जाता है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और ये किससे संबंधित है, किस आंदोलन से भी पूछा जाता है? तो यही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, 1942 में जो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। मोहन सिंह का मतलब मूल उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य जो था वो मोहन सिंह के मन में आया था और उसके बाद जो है ये स्थापित किया गया। फिर ये एक विस्तृत संस्था का रूप भी लिया जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े, लेकिन अंततोगत्वा जो है ये अपने मूल उद्देश्य में तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनका बहुत सारे उद्देश्य सफल रहा, जैसे प्रेशर बनाना, और प्रेशर बनाया अंग्रेजों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी। कब फांसी दिया जा रहा है? जब गांधी इरविन समझौता खत्म होता है उसके बाद, और इसलिए कई बार वो क्वेश्चन उठाया जाता है गांधी पे कि गांधी जो है उस समझौता में इनके बचाव के पक्ष में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? 28 नंबर क्वेश्चन, 28 का बी हो जाएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन में 3 मूल जो थे ये पर्सनैलिटी थे, उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट सर पी.सी. लॉरेंस थे और ये इटली नहीं थे, सॉरी। ये कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, एक सर पी लॉरेंस और एक और थे, अभी मिस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से, और इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यक्षता कौन की? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा अध्यक्षता किया गया था कैबिनेट मिशन की, और 1946 ईस्वी में, इस डेट भी याद रखिएगा, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, किनके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। भगत सिंह इम्पोर्टेंट है, और ये आप जानते हैं ऊपर में ही पढ़े हैं, इनको कब फांसी दे दिया गया, ये दोनों तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में से किया? कुंवर सिंह जो था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो ये बिहार से किए थे। ये बीपीएससी के लिए, बीपीएससी बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है,
विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 का डी हो जाएगा, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी ये बलित पर्वत के रचना आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विशालतम जो है ये पर्वत क्षेत्र, तो ये स्वर्ण क्षेत्र तो वीट वाट्स रैंड हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ये सोने का क्षेत्र है और ये भी कभी कभी दे देगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सोने के क्षेत्र से। साथ ही ये भी दे देगा कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सी है? 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी जो है विश्व में सर्वाधिक जल संभाव वाले क्षेत्र है, कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है और ये आप जानते हैं कि एशिया के सर्वाधिक जनघनत्व है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की बात किया जा रहा है, जहाँ 2/3 जनसंख्या जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति संकेंद्रित देखने को मिलता है। एशिया में जितनी जनघनत्व है, जितने यहाँ उतना किसी भी जो है महाद्वीप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों जो है हिमालय को काट करके बहने वाली नदियाँ है, बी हो जाएगा। और तीनों 3 छोर से बहती है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इस तरह से यदि आप हिमालय मानिए तो यहाँ ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से होकर बहती है, वही नॉर्थ वेस्ट से होकर के ये सिंधु और मिडिल से होकर के सतलुज, इस तरह से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? 100 करोड़ मई 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गया था, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अन्य देशों में से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? 37 नंबर क्वेश्चन, 37 का डी हो जाएगा, हरियाणा। आप जानते हैं राजस्थान का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कई बार घुसपैठ का भी वर्णन मिलता है। और इस समय जो है राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट जो है इंडियन सेना द्वारा मिशन चलाया गया था, वो कौन सा नाम है जो घुसपैठ को रोकने के लिए? तो आप इसको याद कीजिएगा, बताइए या फिर बता दे रहे हैं। इनके ये मिशन का नाम सरधबा है, ये करंट से हो गया क्वेश्चन आपका। और इसके बाद पंजाब भी जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं पंजाब जो है, और इसके बाद बिहार भी जुड़ा हुआ है। पंजाब भी पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है और बिहार भी जुड़ा हुआ है। बिहार किसके साथ? तो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हरियाणा किसी कंट्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से संबंध है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ताम्र जो है वो खेतड़ी से संबंधित है, आपको ये एंशेंट इंडिया में भी पढ़ने को मिलेगा कई बार। तो ताम्र खेतड़ी हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद स्वर्ण जो है वो कोलार से संबंधित है, बी हो जाएगा। और ये लोहा कुद्रेमुख से संबंधित है और कोयला झरिया से, झारखंड के झरिया से, सब ये। तो इस तरह से ए आंसर हो जाएगा आपका 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों का संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो टेलीविज़न में 2 तरह के संकेत होते हैं। एक श्रव्य संकेत होता है, मतलब सुनने वाला, इसका हिंदी हुआ, ये इसका अर्थ है कि सुनने वाला जिससे सुनाई दे। और दूसरा दृश्य संकेत होता है। तो ये 2 होते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है। तो श्रव्य संकेत जो होता है ये आवृत्ति से संबंधित होता है, श्रव्य सुनने वाला जो है आवृत्ति से, और वही दृश्य जो होता है वो आयाम से होता है, आयाम से। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहे तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। ये श्रव्य संकेत जो होता है ये आवृत्ति से होता है। कैसे? क्योंकि आप रेडियो में पहले भी सुनते होंगे या रेडियो कभी सुनते होंगे तो आप ज़रूर सुनते होंगे कि ये 7000 हर्ट्ज, ये 7000 हर्ट्ज से, ये हम 7000 हर्ट्ज से बोल रहे हैं, इस तरह से वो शुरुआत में बताते हैं अपने आप को।
तो ये हर्ट्ज जो है उसकी मात्रा का आवृत्ति होती है, और इस तरह से सब संकेत जो होगा जाएगा वो आवृत्ति से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो ये पूछ रहा है कि कितना वैल्यू होगा, कितना पैसा होगा। तो 1 वाट बराबर जो होता है 1000 वाट बराबर, ये 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये यूनिट की दर से 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट। तो 1000 वाट तो 100 बल्ब है और ये 10 घंटे तक जलता है, तो इसको 100 वाट का है, 10 घंटे का जल रहा है, तो 1000 वाट इसका ये हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन करके गुना करके। और 1000 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट का पूछ रहा है पर यूनिट 5 रुपये, तो ये आंसर हो जाएगा 5 रुपये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो मूल रूप से किसको परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो परिवर्तित किया जाता है। आप जानते हैं डायनमो का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो ये वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। अधिक विद्युत धारा खींचने से वो क्या होता है, वोल्टेज के विलोमानुपाती, इसलिए वो जल जाते हैं। 43 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। 44 का डी हो जाएगा। टंगस्टन जो है इनका उपयोग रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। 45 का सी हो जाएगा। 2000 से 2500 सीसी इनका ताप होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप 2000 से 2500 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग से सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे, तो ये आधारशिला से सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है, ताकि जो है ये अगर अत्यधिक वोल्टेज हो तो क्षति न पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं को के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे, विद्युत धारा कब प्रभावित नहीं होगी। दो आवेशित अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ये समान विभव पे है, दोनों का एक सा विभव हो जाएगा, तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट है, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 48 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज जो है तभी सही माना जाएगा जब इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, और क्योंकि अत्यधिक अगर वोल्टेज पैदा हो तो वो जब भी उसका गलनांक निम्न हो जाएगा वो गल जाएगा, तो परिपथ जो है टूट जाएगा, और जिससे जो भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं लगी रहेगी वो क्षति होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये मूल्य की मुद्रा की मात्रा होगा। इससे आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रत्यक्ष से जरूर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मूल्य स्थिरता है। यदि मूल्य स्थिर रहे तो विकास जरूर होगा, और ये विकास होता है मूल्य स्थिर। सरकार हमेशा यही प्रयास करती रहती है कि मूल्य स्थिर रहे, इसलिए एक अलग डिपार्टमेंट का गठन भी किया गया है भारत में, ये पॉलिसी मेकर से रिलेटेड। दूसरा, बचत दर अगर रहेगा तो विकास में कहीं ना कहीं सहयोगी होगा। बचत दर रहेगा तो इसके बाद जो है इन्वेस्ट किया जाता है, और इस तरह से विकास होता है। संसाधनों का उपयोग भी महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास को लेकर के, कि किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं उनका। नेक्स्ट है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस क्षेत्र में, तो ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। आप आज़ादी से ही अगर देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो ये जूट और रुई का उद्योग जो है सर्वाधिक प्रभावित उद्योग रहा विभाजन के बाद, और ये आप रामचंद्र गुहा की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। जो उनके पुस्तक का नाम क्या है, आज़ादी के बाद भारत, तो उसमें आप ये गांधी के बाद भारत करके ही उनका 2 पुस्तक है,
तो गांधी के बाद भारत 1948 में गांधी की मृत्यु होती है। इसके बाद भारत के पे वो उनका पुस्तक है, तो ये इसी टाइप का पुस्तक है। तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि किस तरह से जूट एवं रुई उद्योग जो है वो लाहौर के क्षेत्र में और साथ ही बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के ढाका, ये दो महत्वपूर्ण केंद्र थे उस समय और केंद्र थे, और जिसके चलते क्या हो रहा था, काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ से वस्त्र उत्पादन हो रहा था, उस पर काम हो रहा था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर ढाका में जो है इसका केंद्र एक है वो चला गया, और ढाका भी बांग्लादेश भी वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और वर्तमान समय में भी है। अगर बात किया जाए जूट और रुई उद्योग का, तो सर्वाधिक जूट रुई उद्योग जो है भारत ही है विश्व में, लेकिन इसको जो है बांग्लादेश टक्कर दे रहा है। एक तरह से सेकंड नंबर पे अभी बांग्लादेश का स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? सर्वाधिक लोग किस उद्योग में? तो ये कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 53 का ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चला था? 1951 से 56 में चला था। इसी समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। किस तरह से? तो ये सरकारी आदेश से हुआ था, इसलिए ये का पूछा जाता है, केवल एक सलाहकारी संस्था है, न कि संवैधानिक। नेक्स्ट है, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मूल रूप से कृषि पर हम जो है काफ़ी फोकस किया गया। तो पता लगा कि एक क्षेत्र को लेकर के बढ़ने से कभी भी जो है ये इकोनॉमी सही से काम नहीं चल सकता, सही से नहीं चल सकता है। तो फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योग पे फोकस किया गया, और इस तरह से इसमें 3 उद्योग जो है भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है क्या? तो ये रुपये को छोड़ करके सभी मूल्य के सिक्के, भारतीय रुपये जो है 1 रुपये के सिक्के, उस पर मूल रूप से वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, भारत में औसत जोत का आकार है। भारत में औसत जोत का आकार कितना है? 57 का डी हो जाएगा, इस उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 हेक्टेयर से भी कम है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था, क्या नाम था? 58 नंबर क्वेश्चन, इसका ये आंसर हो जाएगा कोलंबिया। 20 नवंबर 1997 को जो अमेरिकी स्पेस छोड़ा गया था, कोलंबिया नाम था। नेक्स्ट है, गामा किरणें है। गामा किरणें क्या है? 59 का ये हो जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे है गामा किरणें। नेक्स्ट है, 70 एवं 100 के बीच कितनी यमज अभाज्य जुड़वा ट्विन प्राइम है? तो ये 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, श्रेणी इतना में छठे वाली संख्या को निकाले, कौन सा होगा? 61 का डी हो जाएगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर, 61 मीटर हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई चुनिए। सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष 62 का सी हो जाएगा, 10.8 मीटर। ये इसको निकालिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष पर 47 है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? तो एक इसका ट्रिक है, आप 19 से 47 में डिवाइड कर दीजिए, और जितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 9 47, 9 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का ये 200/3 रुपया खर्च करता है और इतना रुपया प्रति माह बचाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप इसको बना सकते हैं। 64 का ये हो जाएगा, तो 2400। टाइम अगर सबको कैलकुलेट करने लगे तो टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके चलते ये हमें इसको मैथ्स को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह दोगुने दाम पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? ये 120 रुपये में 100 रुपया मान लीजिए, तो 120 रुपया में बेचा और उसको दोगुना दाम पे बेचेगा, तो इसका मतलब 240 रुपया होगा, तो 140 का लाभ हो जाएगा, तो 140% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 महिलाएं एक किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है, उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? 66 नंबर क्वेश्चन, 66 का डी हो जाएगा, 7 दिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 और 90 के बीच कितनी
संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है। तो ये आप 11 के बाद सीधे 14 निकालिए। इस तरह से आप 7 से डिवाइड करते जाइए, 7 का अंक पढ़ते जाइए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, इस तरह से आप पढ़ते जाइएगा तो शायद ये 67 का आपका 67 का ई हो जाएगा। 11 बार हो जाएगा, ये काट दीजिए, ई हो जाएगा 67 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर सकता है। यदि 2/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, तो उसका स्थान दूरी कितना होगा? 68 नंबर क्वेश्चन। 68 का ये हो जाएगा 3 किलोमीटर उसका स्थान दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि होगा 69 का सी हो जाएगा, ये 4096 रुपया राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन इसमें पूछा जा रहा है, तो ये इसको पढ़ना है। यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो ये एक ही गलत होगा, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार के तहत बाध्य योग्य नहीं है। बाकी सभी सही होगा। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व को मूल रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको याद रखिएगा। पहला जो है आप बांट सकते हैं इसको गांधीवादी, दूसरा आपका उदारवादी और तीसरा समाजवादी। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी सही है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही होगा। तो इस तरह से आपका ए आंसर हो जाएगा, ए गलत होगा केवल, बाकी सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्राम पंचायत का गठन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40 के तहत वर्णन है इसका नीति निर्देशक तत्व का, ये भाग नीति निर्देशक तत्व में था। इसके बाद है 44 समान नागरिक संहिता, ये भी है। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये गलत है, बाकी डी भी सही है। 39 सामान्य और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें समान काम के बारे में 41 जो है समान काम के बारे में वर्णन मिलता है, न कि कृषि पशुपालन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। 73 का आपका क्वेश्चन है और 73 का आंसर बी हो जाएगा। ये इनकी प्रकृति समाजवादी है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये सही है। ऊपर ही बताए थे कि इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी बांट सकते हैं, तो ये बी आंसर हो जाएगा। ये स्वतः लागू नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये भी गलत है। नैतिक राजनैतिक तो प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। राजनीतिक मान्यता मतलब इसे एक्ट नहीं बनाया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में ऐसा क्या चीज़ है जो मैग्ना कार्टा? तो इसमें मौलिक अधिकार जो है वो दिया गया है, और ये कहाँ से है? 12 से 32 अनुच्छेद तक, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 75 नंबर क्वेश्चन, 75 का सी हो जाएगा। ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 नहीं, 25 से 28 तक है, बाकी सभी सही है। ये समता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 और संपत्ति अनुच्छेद 31 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? पहला है, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, सही है। ये किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये भी सही है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये भी सही है। 76 का इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा, टोटल सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अभी हम पढ़े हैं ऊपर में कि ये धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचलित करने के लिए छूट, ये तो ये धर्म से संबंधित है। 77 का ये हो जाएगा, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिनी संविधान कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में, और ये इतने विस्तृत ये तो पैमाने पे संशोधन किया गया इस अनुच्छेद के तहत, ये इस संविधान संशोधन के तहत इनको मिनी संविधान कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
तो भारत क्या है, बहुमत दल की सत्ता है भारत में, बिल्कुल सही है। वास्तविक नामांतर की कार्यपालिका उपस्थिति है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ले सकते हैं। तीसरा है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, ये भी सही है, तो इस तरह से डी हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, 79 पूछा जा रहा है कि विशेषता नहीं है, तो ये सभी विशेषता है, यहाँ सभी है लिखा हुआ है, तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, भाग 1 संघ और उनके राज क्षेत्र, बिल्कुल सही है। भाग 2 नागरिकता, ये भी सही है। 3 राज्य के मौलिक अधिकार होगा, ऊपर ही पढ़े हैं। और 6 राज्य सरकारें, ये सही है, तो 3 होगा मौलिक अधिकार, इस तरह से सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश नली में कैसे ये पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिदीप्तीय नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली है, क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन, 82 का ये हो जाएगा। लाइन वोल्टता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करता है कैसे, तो ये एसी वोल्टेज को उपचयन और अपचयन करता है, ये याद रखना है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज से रिलेटेड है और उसी को क्या करता है, उपचयन अपचयन। उपचयन का मतलब, अपचयन का अर्थ यहाँ ये है कि अगर अत्यधिक वोल्टेज है तो उसको नीचे करता है, कम है तो उसको मैनेज करता है, तो इस तरह का काम ट्रांसफार्मर करने का काम करता है, जिससे वोल्टेज जो है विद्युत धारा का सही प्रवाह हो सके। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा जो है किसके लिए उपयुक्त नहीं है, 84, तो ये स्टोरेज बैटरी की चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती नहीं, जबकि डीसी डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है, इसलिए चार्जर में रेक्टिफायर लगा रहता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन है, यही बी, रेक्टिफायर, अभी नाम ले रहे थे ऊपर और क्वेश्चन आ गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत खपत बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, इसे गौर से देखिए और समझ, इसको पूरी तरह से बैठा लीजिए दिमाग में और इसी अनुकूल काम भी करना है। यदि आपके घर में देखना है कि कौन सा, ये अगर 4-5 चल रहा है तो सबसे पहले उस चीज़ को बंद करेंगे जो अत्यधिक बिजली खपत कर रहा है और यही क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है। तो 86 का सी हो जाएगा आपका। देखिए पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। अगर इलेक्ट्रिक केतली है तो वो सर्वाधिक बिजली खपत करेगा, उससे कम विद्युत प्रेस खर्च करेगा, उससे कम टेलीविज़न और उससे कम पंखा खर्च करेगा। तो अगर चारों चल रहा है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक केतली को बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको साइंटिफिक नॉलेज है और आप अच्छे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। और इस तरह से इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पंखा अगर चल रहा है तो उसको छोड़ देना है कि जाओ का थोड़ा ही बिजली खपत हो रहा है, तो इस तरह से केयरलेस नहीं होना है और ऊर्जा की बचत करना है, आपको बचपन से ही पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या है, तो ये शून्य पारगम्यता अतिचालक का लक्षण होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसको ये इस तरह से याद रखना है, अति मतलब बहुत ज़्यादा और चालक, तो जो बहुत ज़्यादा चालक है तो वो क्या करेगा, शून्य पारगम्यता को फॉलो करेगा, कहीं भी मतलब वो जा सकता है, इस तरह से हो जाएगा अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, तो समान तापमान पर अगर अतिचालक प्राप्त हो जाए तो ये काफ़ी आर्थिक महत्व की हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से बात आप सोच सकते हैं और ये है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है, तो ये सिरेमिक ऑक्साइड जो है ये नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य तापमान पर अर्धचालक को विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, क्या हो जाता है परम शून्य तापमान पर अर्धचालक विद्युत प्रतिरोध, तो अनंत हो जाता है। 90 का ये हो जाएगा संपूर्ण या अनंत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल जो है वो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है, तो ये शोधन अभिकर्ता, डिटर्जेंट जो है वो शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, गेहूं की खेती के लिए 93 का ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत तत्व जो उर्वरक नहीं पाया जाता है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है कौन सा तत्व जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक कौन सी गैस पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, और इसके बाद कौन सा, तो ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन। आप इसको क्रोनोलॉजी में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है।
और ये तत्व जो है हाइड्रोजन में इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि धरती में जल जो है प्रचुर मात्रा में रहती है कहीं कहीं, जिसके चलते इस तरह से आप इसको सोच करके याद रख सकते हैं कि उर्वरक में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। बाकी आप नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, एनपीके तो पाया ही जाता है, एनपीके उर्वरक ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट जो है वो सर्वाधिक अम्ल मृदा में छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में? तो एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया में उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग जो है यूरिया में उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है यूरिया में उत्पादन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक कौन सा है? 99 का सी हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जो है ये मिश्रित उर्वरक है, और यही आप जानते हैं सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है ये पूछा जा रहा है 100 का, तो बी हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट में कंफ्यूज नहीं करना है। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि अमोनिया जो अम्ल छोड़ता है ओ से अमोनिया, ओ से अम्ल, वो क्या है? ये उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल से खास करके इसमें है। तो ये 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया गया है? तो ये उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्न, शिकायत, सहायता हेतु हेल्पलाइन जारी किया गया है। नंबर क्या है? तो 139 ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोका को कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये आइवरी कोस्ट है। 104 का सी है, ये आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? 105 का ये हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ये म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार में तख्तापलट हुआ है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे तैरता हुआ सौर फर्म बनाने की घोषणा की है? तो यह सिंगापुर द्वारा किया गया है घोषणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो ये नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे चौथी बार जो है चुनाव में जीत दर्ज किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 110 का बी हो जाएगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सी बकथॉर्न पौधे को लगाने का फैसला किया? तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस किसके साथ? तो ये चीन के साथ मिलकर के चंद्र अनुसंधान के लिए मतलब ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृत जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? 113 का डी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश ये पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड के रूप में ये शामिल किया गया है? 114 का बी हो जाएगा, छिछोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? 115 का ये हो जाएगा, द ग्रेट खली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? 116 का बी हो जाएगा, ये चिंकी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? 170 का ये होगा, ये इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना, तो ये बिहार पे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव रखा है? तो ये 25% छूट देने का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25%, और ये 25% है। और किनके ये दो तरह के वाहन है, एक 15 साल अगर ये व्यापारिक या कॉमर्शियल व्हीकल होगा, वाहन होगा तो, और प्राइवेट के लिए 20 साल रखा गया है। मतलब 20 साल के बाद और 15 साल के बाद आप स्क्रैप कर सकते हैं, 25% की छूट देगा। नेक्स्ट है, एशिया के किस बैंक को मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक चुना गया है? 120 का ये हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ईरान के साथ हुआ है, चीन और ईरान के साथ। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? 122 का डी हो जाएगा बाइजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 हाल में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंदर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नीतीश कुमार द्वारा बंदर ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर लेख विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में लेख विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? 125 का सी हो जाएगा। ये पटना में बापू टावर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021 में बिहार के जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित कराने का प्रावधान किया गया है, कहाँ पे? 126 का बी हो जाएगा। ये मुंगेर में जो है वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान 126 का बी हो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? 127 का ये हो जाएगा गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2021 में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फल्गु नदी पे, कहाँ पे? तो गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? 130 का ए हो जाएगा अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, बिहार में हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो ये गोगाबिल, ये कहाँ है? कटिहार में। 131 का बी हो जाएगा, गोगाबिल कटिहार में है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? 132 का ए हो जाएगा बिहटा में। बिहटा में महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो 7 ये विश्वविद्यालयों में कितने कोर्स शुरू करने की बात, तो 7 कोर्स शुरू करने की बात की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCER के मूल्यांकन के आधार पर किसके भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 134 का ए हो जाएगा, ये बिहार के भूमि राजस्व विभाग को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 135 का सी हो जाएगा, गायत्री देवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? तो ये गांधी सेतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? 137 का ए हो जाएगा, 20 एथेनॉल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटक एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? 138 का सी हो जाएगा, ये बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, बिहार में 25 मार्च को निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया जाएगा? 139 का आंसर डी हो जाएगा, ये रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? 140 का डी हो जाएगा 25 लाख बिजली मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मीट को जीआई टैग मिलने जा रहा है? तो ये चंपारण में जो है चंपारण में चंपारण के मीट को जो है जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएगी? फुटपाथ विक्रेताओं के लिए तो ये पटना में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है? 143 का बी हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? 144 का सी हो जाएगा किशनगंज जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? 145 का बी हो जाएगा 17 जिलों की स्थिति बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? 146 का बी हो जाएगा 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 147 का आंसर डी हो जाएगा, ये मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो ये 10,261 फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, इस टेस्ट सीरीज का सेकंड लास्ट, हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात कही है? 149 का डी हो जाएगा, ये 16 इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो ये चक्र ऐप हो जाएगा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहे।